डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर महावीर सिंह यादव, गवर्नमेंट कॉलेज बाड़मेर। आज बीएससी पार्ट थर्ड फिजिक्स पेपर सेकंड न्यूक्लियर फिजिक्स का है। टॉपिक क्यू वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन पर अपना व्याख्यान मैं दूंगा। जैसा कि पिछले व्याख्यान में न्यूक्लियर रिएक्शन को जब शुरू किया था तो उस समय बताया था कि न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होती है, कैसे उसको नोटेशन है, कैसे उसको डिनोट करते हैं और उसके क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में बताया था। आज उसी को मैं आगे बढ़ाते हुए और उसका जो नेक्स्ट पार्ट है उस पर अपना जो व्याख्यान है मैं उस पर रखने वाला हूँ। तो आज के जो टॉपिक्स हैं जिनको मैं कवर करूँगा उनके अंदर जो पहला आएगा कंजर्वेशन लॉज। न्यूक्लियर रिएक्शन जिन कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करती हैं उनके बारे में जानकारी दूंगा। मास एनर्जी बैलेंस एंड क्यू वैल्यू, इसके बारे में बताऊंगा न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए। और टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ क्यू वैल्यूज, क्यू वैल्यू के आधार पर न्यूक्लियर रिएक्शन का क्लासिफिकेशन है, वो भी आज के इस व्याख्यान में होने वाला है। तो उसमें जो पहला टाइप है उसके अंदर एक्सोथर्मिक उष्माक्षेपी रिएक्शन जिसको बोलते हैं, एक्सोथर्मिक और एक्सोर्जिक रिएक्शन होती है। दूसरा एंडोथर्मिक और एंडोर्जिक रिएक्शन होती है। और जो थर्ड है वो इलास्टिक स्कैटरिंग होती है। तो इन सब टॉपिक को आज का जो व्याख्यान है उसके अंदर मैं कवर करने वाला हूँ। यदि कोई दिक्कत हो तो आप मुझे संपर्क करके और समस्या का समाधान कर सकेंगे। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ कंजर्वेशन लॉस। नाभिकीय अभिक्रियाओं में जो संरक्षण के नियम फुलफिल होते हैं उनमें पहला है आवेश या परमाणु संख्या के संरक्षण का नियम। अर्थात नाभिकीय रिएक्शन में रिएक्शन से पूर्व उसका आवेश या परमाणु संख्या और नाभिक की रिएक्शन के पश्चात आवेश और परमाणु संख्या बराबर होनी चाहिए। अर्थात आवेश भी संरक्षित रहना चाहिए, परमाणु संख्या भी संरक्षित रहनी चाहिए। इसी तरह से न्यूक्लियनों या द्रव्यमान संख्याओं के संरक्षण का नियम, अर्थात कुल मिलाकर के और न्यूक्लियन की संख्या या उसकी जो द्रव्यमान संख्या है वो क्या होनी चाहिए, नियत होनी चाहिए, वो भी संरक्षित होनी चाहिए। थर्ड है द्रव्यमान ऊर्जा के संरक्षण का नियम। अर्थात एक जो न्यूक्लियर रिएक्शन है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कैसे लिखते हैं उसको, यहाँ जैसे मैंने इसके अंदर लिखा हुआ है कि ये a प्लस एक्स इक्वल टू वाई प्लस बी, जहाँ x क्या है टारगेट न्यूक्लियस होता है, जबकि ये क्या है, a क्या है इंसिडेंट लाइट न्यूक्लियर पार्टिकल होता है। और इसी तरह से यहाँ y क्या है, ये बनने वाला उत्पाद है, प्लस b क्या है लाइट पार्टिकल है जो इसमें उत्पन्न होता है। अर्थात इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि यदि जो A है इसका यदि मास एम ए के द्वारा रिप्रेजेंट करूँ तो इसका रेस्ट मास एनर्जी कितनी होगी, एम ए सी स्क्वायर, प्लस इसकी जो एनर्जी है अर्थात काइनेटिक एनर्जी इसको ई ए के द्वारा रिप्रेजेंट कर देता हूँ। यदि इनिशियल न्यूक्लियस स्थिर अवस्था में हो तो ऐसी अवस्था के अंदर उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है, जबकि उसकी रेस्ट एनर्जी कितनी हो जाती है, कैपिटल एम एक्स सी स्क्वायर। इसी तरह से उत्पाद या प्रोडक्ट के रूप में हमें मिलता है एम वाई सी स्क्वायर। अर्थात जो भारी नाभिक जो बनता है, नया नाभिक बनता है, उसकी रेस्ट मास एनर्जी प्लस उसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस जो उत्पाद में हल्का न्यूक्लियस बनता है उसकी रेस्ट मास एनर्जी प्लस उसकी काइनेटिक एनर्जी। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, या जो नीचे जो इस इक्वेशन के अंदर लिखा ई बी प्लस ई वाई माइनस ई ए इक्वल टू एम ए प्लस एम एक्स
इंटू सी स्क्वायर माइनस एम वाई प्लस एम बी इंटू सी स्क्वायर, दैट इज नोन एज क्यू वैल्यू। तो यहाँ ये जो द्रव्यमान ऊर्जा का जो संरक्षण नियम है वो भी इसके अंदर फुलफिल होना चाहिए। इसी तरह से रेखीय संवेग संरक्षण का नियम होता है, अर्थात जो इनिशियल और जो फाइनल जो प्रोडक्ट होते हैं उनके अंदर जो इनिशियल रिएक्टेंट और फाइनल जो प्रोडक्ट होते हैं उनके अंदर क्या होना चाहिए, जो लीनियर संवेग है, अरेखीय संवेग है, वो संरक्षित रहना चाहिए। अर्थात पी ए प्लस पी वाई प्लस पी बी मस्ट बी इक्वल टू 0। यहाँ पी एक्स का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि वो रेस्ट के अंदर है पार्टिकल। इसी तरह कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, अर्थात कुल कोणीय संवेग जिसके अंदर कक्षीय और स्पिन कोणीय संवेग आते हैं उसका मान भी क्या होना चाहिए, नियत होना चाहिए, उसका मान भी संरक्षित होना चाहिए। रिएक्शन नाभिकीय अभिक्रियाओं के अंदर कंजर्वेशन ऑफ पैरिटी का नियम फुलफिल होना चाहिए। पैरिटी समता का संरक्षण नियम भी इसके अंदर फुलफिल होना चाहिए। और उसके साथ ही साथ में प्रचक्रण स्पिन या सांख्यिकी के संरक्षण नियम के पालना होनी चाहिए। तो इस तरह से ये कुछ कंजर्वेशन लॉ हैं जो किसी भी नाभिकीय अभिक्रिया के लिए ये संरक्षित होने चाहिए। अब मैं नेक्स्ट चलता हूँ, उसके अंदर आता है मास एनर्जी बैलेंस। मास एनर्जी बैलेंस से क्या अभिप्राय है, तो हम इसको इस इक्वेशन से समझ सकते हैं कि यहाँ माना कोई नाभिक अभिक्रिया निम्नानुसार होती है, अर्थात ए प्लस एक्स, अर्थात ये क्या है, इनिशियल रिएक्टेंट है, ये एक्स न्यूक्लियस को, इनिशियल रेस्ट न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ ए क्या है, ये इसके ऊपर इंसिडेंट पार्टिकल है, और यहाँ वाई प्लस बी ये बनने वाला नया नाभिक है और प्लस बी निकलने वाला पार्टिकल है। अब द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण नियम से अब पहला ए के लिए रेस्ट मास एनर्जी एम ए सी स्क्वायर प्लस ई ए प्लस, इसी तरह एक्स के लिए आ जाएगा एम एक्स सी स्क्वायर प्लस ई एक्स। यदि जो इनिशियल न्यूक्लियस है वो गति अवस्था में है तो ऐसी स्थिति के अंदर उसको ई एक्स के द्वारा इसको लिखा जा सकता है। इसी तरह जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है एम वाई सी स्क्वायर प्लस ई वाई प्लस एम बी सी स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर, इस इक्वेशन के द्वारा उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, या उसको इस तरह लिख देते हैं ई वाई प्लस ई बी। जो काइनेटिक एनर्जी है उनको एक तरफ कर देते हैं, रेस्ट मास एनर्जी है उनको एक तरफ कर देते हैं। तो यहाँ हमारे पास में आ जाता है इक्वेशन के रूप में ये मिल जाता है ई वाई प्लस ई बी माइनस ई एक्स प्लस ई ए इक्वल टू एम ए प्लस एम एक्स माइनस एम बी प्लस कैपिटल एम वाई इंटू सी स्क्वायर। यहाँ ये दोनों ये काइनेटिक एनर्जी यानी अर्थात फाइनल जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी और जो इनिशियल प्रोडक्ट हैं रिएक्टेंट हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर होना चाहिए, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इनिशियल पार्टिकल और ये जो रेस्ट मास एनर्जी ऑफ फाइनल पार्टिकल के डिफरेंस एनर्जी डिफरेंस के बराबर होना चाहिए। और यहाँ इसको क्यू के द्वारा इसको रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। यह समीकरण द्रव्यमान ऊर्जा संतुलन समीकरण के नाम से जानी जाती है। ये जो इक्वेशन द्रव्यमान ऊर्जा संतुलन समीकरण के नाम से जानी जाती है। ठीक है, अर्थात प्रारंभिक कणों की विराम द्रव्यमान ऊर्जाओं का योग और उत्पाद कणों की विराम द्रव्यमान ऊर्जाओं के योग का अंतर उत्पाद कणों की गतिज ऊर्जा के योग एवं प्रारंभिक कणों की गतिज ऊर्जा के योग के अंतर के बराबर होता है। ये इस इक्वेशन की सहायता से होता है और इसी को क्या बोलते हैं, इसी को ये द्रव्यमान ऊर्जा संतुलन समीकरण के नाम से इसको जानते हैं। अब Q वैल्यू को कैसे डिफाइन कर देते हैं, जैसा ऊपर Q वैल्यू इसको लिखा हुआ वो उसी की डेफिनेशन बन जाती है। नाभिकीय अभिक्रियाओं के Q मान को निम्नानुसार परिभाषित करते हैं, अर्थात Q इक्वल टू एम ए प्लस एम एक्स माइनस एम वाई माइनस एम बी
इंटू सी स्क्वायर, या एम ए प्लस एम एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, एम इनिशियल रिएक्टेंट हो गए माइनस ये एम वाई और प्लस एम बी क्या हो जाएगा, ये फाइनल प्रोडक्ट वो हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ कैपिटल एम इनिशियल माइनस कैपिटल एम फाइनल इंटू सी स्क्वायर, ये क्यू का बराबर होगा। या दूसरे रूप में काइनेटिक एनर्जी के रूप में इसको डिफाइन करें तो क्यू इक्वल टू ई वाई प्लस ई बी माइनस ई एक्स माइनस ई ए, और दैट इज इक्वल टू ई वाई प्लस ई बी माइनस ई ए यदि ई एक्स इक्वल टू जीरो, यदि जो टारगेट न्यूक्लियस है वो टारगेट न्यूक्लियस यदि विराम अवस्था के अंदर हो तो ऐसी अवस्था के अंदर ई एक्स का मान कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जिससे क्यू का मान क्या आ जाएगा, यहाँ ये इसके अंदर ये मिल जाएगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ हमें क्या मिल रहा है, क्यू का मान अब यहाँ ये जो ऊपर जो मैंने क्यू की वैल्यू लिखी है, ये क्यू की वैल्यू क्या होगी, ये क्यू की वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करती है, क्यू की वैल्यू धनात्मक भी हो सकती है, क्यू की वैल्यू ऋणात्मक भी हो सकती है, या क्यू का मान क्या हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या होगा कि यहाँ ये जिस क्यू की वैल्यू के आधार के ऊपर और जो न्यूक्लियर रिएक्शन है, नाभिकीय अभिक्रिया है, उसका फिर क्या कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, उसको हम अलग से उसको बता सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ क्यू वैल्यू। तो पहला, यदि क्यू इज ग्रेटर देन जीरो, अर्थात क्यू का मान धनात्मक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कैपिटल एम इनिशियल इज ग्रेटर देन एम फाइनल, या काइनेटिक एनर्जी ऑफ फाइनल मस्ट बी ग्रेटर देन टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इनिशियल, यदि क्यू की वैल्यू पॉजिटिव है। तो इसका मतलब क्या निकलता है, इसका मतलब या ये निकलता है कि जो एम है अर्थात इनिशियल पार्टिकल जो हैं उनका द्रव्यमान क्या होगा, फाइनल जो प्रोडक्ट हैं उनके द्रव्यमान से अधिक होगा, या जो काइनेटिक एनर्जी है फाइनल प्रोडक्ट की वो प्रारंभिक जो रिएक्टेंट हैं उनसे काइनेटिक एनर्जी फाइनल स्थिति के अंदर ज़्यादा होगी। तो ऐसी नाभिकीय अभिक्रियाओं में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है और इसलिए उनको क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी या एक्सोथर्मिक या ऊर्जान्मोची एक्सोर्जिक के नाम से इसको जानते हैं। तो उसके लिए कंडीशन ये है। यहाँ दूसरी जो है वो उसके अंदर ऊष्मा शोषी होता है। यदि Q का मान जीरो से कम है, इफ़ Q इज लेस देन टू जीरो, अर्थात Q का मान ऋणात्मक है, तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या, पहली स्थिति के अंदर तो Q का मान धनात्मक था, अब दूसरी स्थिति के अंदर Q का मान क्या है, ऋणात्मक हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, M इनिशियल लेस देन टू M फाइनल, या काइनेटिक एनर्जी ऑफ फाइनल मस्ट बी लेस देन टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इनिशियल। तो ऐसी जो नाभिकीय अभिक्रिया है जो ये इसको इंडिकेट करती है, अर्थात Q का मान यदि जीरो से कम है अर्थात नेगेटिव है, तो ऐसी स्थिति में ऐसी नाभिकीय अभिक्रियाओं में ऊर्जा का अवशोषण होता है और ऐसी जो न्यूक्लियर रिएक्शन होती हैं उसको एंडोथर्मिक या एंडोर्जिक रिएक्शन के नाम से उनको जानते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं हम थर्ड प्रकार, कौन सा है, तीसरा प्रकार। अब तीसरे प्रकार के अंदर देखिए कि यदि Q का मान पॉजिटिव हो, Q का मान नेगेटिव हो और यदि Q का मान क्या हो, जीरो हो, तो ऐसी स्थिति के अंदर M इनिशियल इक्वल टू क्या होगा, M फाइनल। तो यहाँ ऐसी स्थिति के लिए ये जो कंडीशन अर्थात Q इक्वल टू जीरो है, तो ऐसी स्थिति के अंदर M इनिशियल इक्वल टू M फाइनल, या काइनेटिक एनर्जी फाइनल स्टेट की और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल रिएक्टेंट की वो क्या होंगी, बराबर होती हैं। और जब ये कंडीशन होती है तो ऐसी स्थिति के अंदर ऐसी नाभिकीय अभिक्रिया को प्रत्यास्थ प्रकीर्ण कहलाती है।
इस तरह की जो अभिक्रिया है प्रत्यास्थ प्रकीर्ण कहलाती हैं। तो यहाँ इसके आधार पे Q वैल्यू के आधार के ऊपर नाभिकीय जो अभिक्रियाएं हैं वो 3 प्रकार की ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी और प्रत्यास्थ प्रकीर्ण के रूप में जानी जाती हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।